वेलकम डियर ऑल, दिस इज शशांक गुप्ता और आप देख रहे हैं SKG मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं आपकी CUCT 2022 की तैयारी करवा रहा हूँ फॉर द यूनिवर्सिटीज़ लाइक BHU, DU, AU या AMU, ठीक। और यहाँ पर BSc मैथमेटिक्स मेरा कोर्स है और आपको मैं यहाँ पर ज़ीरो चार्ज पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पढ़ाऊँगा। आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और कोर्स को एनरोल कर सकते हैं ईजिली। और यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, DPPs वगैरह सब यहाँ पर मिलेंगे। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब मैं आपके टीचमेंट पे क्लास लूँगा लाइव तो आपको मैं वहीं पर इन्फॉर्म करूँगा और जो आपके DPPs वगैरह हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, ये सब आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ आपको बता दूं कि बेस्ट बुक्स की वीडियोस बना रखी हैं। अगर आप लोग कुछ प्रेफर करना चाहते हैं इन एडिशन टू द वीडियोस विच आई एम प्रोवाइडिंग, तो आप लोग ये बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। साथ में आई हैव मेड अ वीडियो ऑन हाउ टू क्रैक CUCT, तो उसको आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। सभी का लिंक आपको आई टैब पर यहाँ पर मिल जाएगा, या आप लोग डिस्क्रिप्शन को भी विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज हम लोग वेक्टर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए, आज हम लोग देखिए लेक्चर 1 है, ठीक। और मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के मैं सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर चुका हूं। उसको आप लोग यहां पर आई टैब पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी आपको वहां पर क्वेरी नहीं मिलेगी। बिल्कुल अच्छे से लेक्चर्स मैंने वहाँ पर आपको दिए हैं, तो उसको आप लोग जाकर देख लें ज़रूर। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, जहाँ पर मैं आपको स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है और पोजीशन वेक्टर हो गया, और इन सब से रिलेटेड अच्छे अच्छे MCQs कराऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले वेक्टर्स में क्या आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट में स्केलर आता है और वेक्टर आता है। देखो, स्केलर क्या होता है? स्केलर होता है क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, ठीक। नो ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो मैंने लिख दिया 10 मीटर, ठीक, 10 मीटर्स, ठीक है। तो 10 मीटर्स का क्या मतलब हुआ कि ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, ठीक है। 10 मीटर्स किधर है? नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ है। ये सब हम लोगों ने नहीं बताया यहाँ पर, ना तो हमने स्पेसिफाई किया ना उसकी ज़रूरत थी, ठीक। तो हम लोगों ने कहा 10 मीटर्स, ठीक। तो ये क्या होगा? स्केलर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें केवल क्या है? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, ठीक। अब हम लोग अगर कह दें 10 मीटर्स, देखिए 1 मिनट रुकिएगा, अगर हम लोग कह दें 10 मीटर्स नॉर्थ, ठीक है, 10 मीटर्स नॉर्थ, अगर हम लोग इस तरीके से कह दें 10 मीटर नॉर्थ की तरफ, ठीक। तो ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड भी हो गया और प्लस क्या हो गया यहाँ पर? डायरेक्शन भी हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये वेक्टर हो जाएगा, ठीक। बिकॉज हमने क्या बताया यहाँ पर? क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वेक्टर कहते हैं, ठीक। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक। अब देखो, अब वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं कि एरो पीछे वाले को क्या कहते हैं? टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं। ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं इसको जानने की, ठीक है। ये जो यहाँ पर ये लेंथ हो गई, इसको मैग्नीट्यूड कहेंगे, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड हो गया आपका, और जिस डायरेक्शन में बनाया है वही डायरेक्शन वो क्या करता है? वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, ठीक। आप लोग अपने कमरे को देखिए और जो भी एक कोना दिख जाए उसका, ठीक है, उसको ओरिजिन मान लीजिए, ठीक है। आपके कमरे का जो भी कोना आपको दिख जाए उसको क्या मान लेना है? ओरिजिन मान लेना है, ठीक। अब उस कमरे के ओरिजिन से जो 3 आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये जो मिल रही होंगी, एक तो ऊपर की तरफ जा रहा होगा इस तरीके से, ठीक, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, तो इनको क्या मान लेना है? X एक्सिस मान लेना है, Y एक्सिस मान लेना है, Z एक्सिस मान लेना है, ठीक। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं? ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक। हमने क्या किया? अपने कमरे का एक कोना कंसीडर किया, वहाँ से X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस माना, ठीक। अब देखो, अब अपने उंगली से इस तरीके से एक पॉइंट पकड़ो यहाँ पर, ठीक है, कहीं पे भी बस उंगली से ऐसे पॉइंट पकड़ो, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा? PXYZ, ठीक। पॉइंट क्या हो जाएगा? PXYZ। ये हमने एक पॉइंट कंसिडर किया, ठीक। तो अब देखो वो जो कोना है कमरे का तुम्हारे, ठीक है, ओरिजिन, ठीक, ओरिजिन, वहाँ से लेकर जो ये पॉइंट पकड़ा है उंगली पर, यहाँ तक अगर हम लोग एक ऐसे वेक्टर बना दें इस तरीके से, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? पोजीशन वेक्टर कहेंगे ऑफ पॉइंट PXYZ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ओरिजिन से लेकर जो भी हमारा पॉइंट हम लोगों ने स्पेस में कंसिडर किया है वहाँ तक हम लोग अगर क्या बना दें? वेक्टर बना दें इस तरीके से, R वेक्टर, ठीक है। जनरली हम लोग इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको क्या कह देंगे हम लोग? पोजीशन वेक्टर कह देंगे, ठीक। तो देखो, पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं? P.V. से रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन और वेक्टर, ठीक है, ठीक। पोजीशन वेक्टर मान लो R हम लोगों ने कहा है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? X I कैप प्लस Y J कैप प्लस Z
के कैप। अब आप लोग कहोगे ये एक्स आई कैप, वाई कैप, जे कैप और जेड कैप, के कैप क्या है? देखो ये क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन एक्स एक्सिस, ठीक, वाई एक्सिस ये जे होता है, ठीक, आई कैप किसकी तरफ होता है? एक्स एक्सिस की तरफ होता है, जे कैप किसकी तरफ होता है? वाई एक्सिस की तरफ होता है, और जो हमारा के कैप होता है वो किसकी तरफ होता है? जेड एक्सिस की तरफ होता है। यूनिट वेक्टर्स मतलब यूनिट वेक्टर का क्या मतलब हुआ? ऑफ यूनिट वन एंड मतलब वन यूनिट का, और जो है डायरेक्शन जो भी हम लोग बताएं उसको। तो हम लोगों ने एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या मान लिया? आई कैप, ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ। जे कैप क्या मान लिया है हम लोगों ने? वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर मान लिया है, और के कैप क्या मान लिया है? जेड एक्सिस की तरफ क्या मान लिया है? यूनिट वेक्टर मान लिया है, ठीक। तो ये हम लोग का हो गया। अब देखो, अब हम यहाँ पर एक चीज़ समझाएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो अगर हम लोग कोई भी पॉइंट कंसिडर करते हैं किसी स्पेस में, मान लो ये पी पॉइंट है, हम लोगों ने इसको कंसिडर किया, तो यहाँ तक पहुँचना कैसे है इस ओरिजिन से, वही ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस पॉइंट तक हम लोग को पहुँचना कैसे? तो देखो हम लोग कैसे पहुँचेंगे, एक्स एक्सिस की तरफ एक्स यूनिट बढ़ो, ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ एक्स यूनिट बढ़ोगे, फिर वाई एक्सिस की तरफ इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जो एक्स वाई प्लेन है इसमें बढ़ रहे हैं। एक्स वाई प्लेन में वाई एक्सिस की तरफ क्या करो? वाई यूनिट बढ़ लो, ठीक है, मान लो ये वाई यूनिट है, ठीक है, वाई, ठीक, ये एक्स था आपका, ठीक, तो ये वाई यूनिट बढ़ गए हम लोग इस तरीके से, ठीक, तो ये वाई यूनिट बढ़ गए। अब जेड एक्सिस की तरफ क्या मारेंगे? अगर जेड एक्सिस की तरफ हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा वो हो गया था, एक मिनट रुकिए, रंग बदल लेते हैं, आपको तब समझ में आएगा। एक्स एक्सिस की तरफ क्या बढ़ गए हम लोग? एक्स यूनिट बढ़ गए। वाई एक्सिस की तरफ बढ़ गए हम लोग वाई यूनिट। अब जैसे ही हम लोग ये एक्स वाई प्लेन में बढ़े, ठीक, अब जैसे ही हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, जेड एक्सिस की तरफ जैसे ही हम लोग जेड यूनिट बढ़ेंगे, ठीक, जेड एक्सिस की तरफ हम लोग जैसे ही जेड यूनिट्स बढ़ेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? हम लोग को हमारा पॉइंट मिल जाएगा, हम लोग उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये देखो, ठीक, एक्स वाई जेड, ठीक, तो एक्स एक्सिस की तरफ एक्स यूनिट बढ़े, वाई एक्सिस की तरफ वाई यूनिट बढ़े, और जेड एक्सिस की तरफ जैसे ही जेड यूनिट बढ़े तो हम लोग को पी पॉइंट एक्स वाई जेड मिल गया। और ये जो पोजीशन वेक्टर होता है, ये जो आर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लोग को क्या दिखाता है कि हम लोग को पॉइंट तक पहुँचना कैसे है, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, ठीक। अब देखो इस पोजीशन वेक्टर में एक और चीज़ होती है, पोजीशन वेक्टर में, अच्छा, ये जो डिस्टेंस है हमारा OP, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे इस डिस्टेंस को, ठीक है। तो ये आप लोग चीज़ थोड़ा, ये जो नोट्स हैं ये आपको इसीलिए बनाया कि आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकें, ठीक है, तो आप लोग वो लेते रहिएगा अपने हिसाब से, ठीक। अब ये जो OP डिस्टेंस है O से P तक, ठीक है, इस पॉइंट तक, ओरिजिन से पॉइंट तक कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं है, ये बस आप लोग रूट बनाइए, x माइनस 0 पहले बाद वाला, मतलब OP डिस्टेंस निकालनी है ना, तो P पॉइंट का जो एक्स वाई जेड है, ठीक, एक्स वाई जेड, ठीक है, और O पॉइंट का ओरिजिन है, ठीक, इस तरीके से। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं, ठीक। और यही क्या हो जाता है, डिस्टेंस OP को, वेक्टर OP का जो डिस्टेंस है मतलब मैग्नीट्यूड है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? किसी वेक्टर, मान लो बोल दिया ओरिजिन ये है हमारा, ठीक, और ये पॉइंट P है, ठीक, तो इस पॉइंट P तक हम लोग ये जो इसका मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर का, ये मान लो R वेक्टर है, तो इस R वेक्टर का हम लोग ऐसे मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं x y z है, ठीक है, और इसका जो भी है, मान लो ओरिजिन है यहाँ फिलहाल, तो अगर x1 y1 z1 होता है, x2 y2 z2 होता, तो उस तरीके से हम लोग माइनस करके यहाँ पर होल स्क्वायर करके निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? अब देखो, अब एक और चीज़ यहाँ पर है, ये जो इनिशियल पॉइंट मैंने बता ही दिया था कि जो जैसे ये वेक्टर है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या चीज़ हो जाएगी? ये हमारी इनिशियल पॉइंट हो जाएगी, ठीक, और ये क्या हो जाएगा? इसकी टिप कहलाती है, ठीक। तो ये ज़्यादा हम लोग को समझने की ज़रूरत नहीं है, इससे कोई रिलेटेड हमारा कोई काम भी नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ पर, अब एक और चीज़ समझाएंगे। देखो जब भी हम लोग वेक्टर को लिखते हैं, जैसे OP हम लोगों ने लिखा, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, P वेक्टर माइनस O वेक्टर, ठीक है, P वेक्टर माइनस O वेक्टर। या हम लोग मोर क्लियरली कहें, अगर ये ओरिजिन नहीं है, मान लो हम लोग कहते हैं कि एक P पॉइंट है x y z, x1 y1 z1, ठीक है, x1 y1 z1 ऐसे P पॉइंट है, और एक Q पॉइंट है x2 y2 z2, ठीक है, और हम लोग PQ वेक्टर लिख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो PQ वेक्टर को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? OQ मतलब बाद वाला वेक्टर, ठीक है, माइनस OP। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? OQ माइनस OP। तो ये चीज़ समझने वाली बात है, ये आगे मैं आपको अभी समझाऊंगा भी, और इसको क्लियरली से समझाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं यहाँ पर, ठीक। अब बात आती है डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है।
डायरेक्शन कोसाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको 3D में बहुत अच्छे से जो है समझना होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत इसका काम होता है। और डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, यूनिक होता है हमारा, ठीक, ये पहले बात आप लोग को समझ लेनी है। और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, जो डायरेक्शन रेशियो DR होता है जिसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है, दैट कैन बी एनी नंबर, मतलब कितने भी हो सकते हैं डायरेक्शन रेशियो। एक डायरेक्शन कोसाइन के कितने भी लाखों जो हैं वो हमारे क्या हो सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो हो सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ समझ ली आप लोगों ने। अब देखो यहाँ पर डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, जैसे हम लोगों ने ये यहाँ पर पॉइंट, ये ओरिजिन है हमारा, ये पॉइंट है हमारा P, ठीक, ये पॉइंट है P, ठीक। तो जो हम लोगों ने यहाँ से वेक्टर खींचा, मान लो ये देखो ये हमारा कोऑर्डिनेट है, ठीक, एक्सेस, ये ओरिजिन है हमारा, ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है हमारा, ये z एक्सिस है। अब हम लोगों ने एक P पॉइंट कंसीडर कर लिया इस तरीके से, ठीक है, ये देखो एक P पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर ये कंसीडर कर लिया, ठीक, x y और z, ठीक। ये जो P पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर कंसीडर किया है, तो इस P पॉइंट में यहाँ पर देखो ये कुछ एंगल बना रहा होगा, ये जो वेक्टर है हमारा R वेक्टर, ठीक है, इसको हम लोगों ने R वेक्टर मान लिया ओरिजिन से लेके इस P पॉइंट तक, ठीक। तो ये जो वेक्टर है ये कुछ एंगल बना रहा होगा विद x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, और ये जो एंगल बना रहा है विद x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड z एक्सिस, इन एंगल्स का कोसाइन ही क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर होता है, ठीक। किसी भी वेक्टर का, यहाँ मान लो OP है, अब हम लोग OP ने ओरिजिन से नहीं लेते, मान लो हम लोग ये पॉइंट P, ये P है और ये Q है, ठीक है, तो ये PQ है, इस वेक्टर का भी हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं आपको बताऊंगा क्या फॉर्मूला होता है उसका, किस तरीके से निकालते हैं वो सब चीज़ें, ठीक। फिलहाल हम लोग डायरेक्शन कोसाइन को थोड़ा सा और समझते हैं। देखो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कोसाइन ऑफ द एंगल, यहाँ पर लिखा होगा, देखिए एक मिनट, कोसाइन ऑफ दीज एंगल्स, ठीक। देखो लेट P be any point in space and having coordinates x y z with respect to origin, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, P x y z है, ठीक। और वेक्टर क्या हो गया, OP हो गया, ये देखो OP वेक्टर हो गया हमारा, ठीक। R वेक्टर हम लोगों ने लिख लिया इसको, ये देखो, ठीक है, R वेक्टर हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक, ये R वेक्टर देखो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर, ठीक। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, मेक्स अल्फा बीटा गामा एंगल विद द पॉजिटिव x y z एक्सिस। मान लो ये जो OP है ये अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहा है विद क्या, पॉजिटिव एक्सिस x और y और z। तो अब देखो यहाँ पर, देखो पोजीशन वेक्टर जो हमारा यहाँ पर है ये OP फ्रॉम O से P, ठीक, तो ये R वेक्टर है, ठीक। अब ये जो एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू x y एंड z एक्सिस, ये कैसे बनाएगा, देखो यहाँ से देखो ये x एक्सिस पे इस तरीके से अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक, ठीक, पॉजिटिव x एक्सिस से, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर एरो बनेगा। अब y एक्सिस से देखो ये बीटा एंगल बना रहा है इस तरीके से, ठीक। अब z एक्सिस से ये इस तरीके से गामा एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा गामा एंगल समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। ये अल्फा एंगल, ये बीटा एंगल हो गया आपका, ठीक है, और ये गामा एंगल हो गया आपका, ठीक। तो ये अल्फा बीटा एंगल बना रहे हैं। अब इन अल्फा बीटा एंगल्स का जो कोसाइन है, कॉस अल्फा, ठीक, कॉस बीटा और कॉस गामा, ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, ठीक। और ये यूनिक होता है, हमेशा याद रखो, इसको हम लोग L, M और N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ये समझ में आया कि नहीं आया। विद रिस्पेक्ट टू x जो होगा वो L हो जाएगा, ठीक है, हमारा विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, L हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो हमारा M हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू N जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, मतलब Z जो हो जाएगा वो हमारा N हो जाएगा, ठीक। मतलब जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, उसका कोसाइन ले लें कॉस अल्फा, तो वो L से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कॉस बीटा है वो M से, और जो कॉस गामा है वो N से, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा x, ये किसके बराबर हो जाएगा, LR के बराबर हो जाएगा। जो कोऑर्डिनेट y हो जाएगा, ये जो हमारे x y z लिखे हैं, x y और z, ये किसके बराबर हो जाएगा, LR MR और NR के बराबर। पूछो कैसे, देखो ये निकाल सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर जब ये अल्फा एंगल बना रहा है, यहाँ पर मान लो x एक्सिस से, ये देखो ये ओरिजिन से OP वेक्टर है हमारा ये, ठीक, ओरिजिन से यहाँ पर ये OP वेक्टर है, ठीक, यहाँ तक P तक। अब देखो ये अल्फा एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, देखो यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये अल्फा एंगल बना रहा है, ये बोलो समझ में आ रहा कि नहीं, ठीक। ये अल्फा एंगल x एक्सिस से बना रहा है। अब देखो यहाँ पर, ठीक, तो ये R वेक्टर है। अब देखो यहाँ पर कॉस अल्फा अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, x बाय R हो जाएगा, ठीक। कॉस अल्फा को हम लोगों ने क्या रिप्रेजेंट किया है, L से रिप्रेजेंट किया है, तो x क्या हो जाएगा, LR हो जाएगा,
हो गया कि नहीं हो गया? देखो ये XLR हो गया हमारा, ये देखो यहाँ पर जो मैंने लिखा है, ठीक। अब देखो यहाँ पर देखो, अब इसी तरीके से मान लो ये OP है, ठीक है, और ये Y एक्सिस होता, ये यहाँ पर Y एक्सिस होता, ये बीटा एंगल बनाता, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से वही बात आ जाती, बिल्कुल सेम, ठीक है। ये Y होता तो क्या हो जाता हमारा, देखो कॉस बीटा बराबर क्या हो जाता, कॉस बीटा बराबर क्या हो जाता है यहाँ पर हमारा y बाय r हो जाता, तो y बराबर क्या हो जाता, और कॉस बीटा को हम लोगों ने क्या रिप्रेजेंट किया, m से रिप्रेजेंट किया, तो mr हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर r है, ठीक, ये जो r हमारा पोजीशन वेक्टर है, ये चीज़, ठीक, तो इसको हम लोगों ने r से रिप्रेजेंट किया है, और इसका अगर मॉडुलस निकालेंगे तो कुछ नहीं, बस आगे वाला वेक्टर मतलब p ये हो गया हमारा, और ये o हो गया, इससे माइनस कर दो तो बस हमारा इसका जो है मॉडुलस निकल आएगा, मतलब जो मैग्नीट्यूड है x² + y² z², ठीक। तो इतनी चीज़ें हम लोग को यहाँ पर समझनी है। तो चलो कुछ रिमार्क्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विद कैन बी रिटन एज LR, MR और NR। देखो अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉज अल्फा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x बाय हमारा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये इसको हम लोग L लिख सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने नोटेशन दिया है कॉज अल्फा को, जो डायरेक्शन को साइन है उसमें L और M और N इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, ठीक है, डायरेक्शन को साइन को LMN, ठीक है। और ये यूनिक होता है, हमेशा याद रखना, ये क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक। x को क्या लिख सकते हैं LR, y को क्या लिख सकते हैं MR और z को क्या लिख सकते हैं NR, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फ्रॉम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अब देखो 3D से हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि L² + M² + N² क्या हो जाएगा, हमेशा क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक। L² + M² + N² हमेशा हमारा क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। इसका मतलब क्या है, कॉज स्क्वायर अल्फा, देखो कॉज स्क्वायर, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, ठीक, 1 मिनट रुको। कॉज स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, 1 के बराबर हो जाएगा। कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा, ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक। ये समझ में आ रहा, ठीक। अब देखो, ठीक, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी हम लोग को साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस बीटा, ठीक है, इस तरीके से साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर इस तरीके से गामा करके लिखा होता है, और पूछते हैं, ये बता देते हैं कि अल्फा बीटा क्या है, गामा जो वेक्टर के एंगल्स हैं विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा, ठीक है। तो ये इस तरीके से बता देते हैं, और ये हम लोग लिख देते हैं और पूछते हैं वैल्यू क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 - कॉज स्क्वायर अल्फा, 1 - साइन स्क्वायर अल्फा, और उसको इस तरफ ले आएंगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक। ये चीज़ याद रखना। अब देखो यहाँ पर, देखो कभी भी हम लोग को यहाँ पर देखो थोड़ा सा डायरेक्शन रेशियो का इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, अब यहाँ पर समझाते हैं आपको डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। डायरेक्शन रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, क्योंकि हर जगह हम लोग डायरेक्शन रेशियो ही निकालेंगे। कोसाइन तो जब हम लोग से पूछा जाएगा तब हम लोग निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, देखो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, देखो ये हम लोगों ने L, M और N क्या बताया था आपको कि डायरेक्शन कोसाइन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, यूनिक होता है। डायरेक्शन जो रेशियो होता है हमारा, ये क्या होता है, दैट कैन बी एनी नंबर, मतलब इस LMN में कुछ भी हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दें, मान लो हम लोगों ने कुछ भी K मल्टीप्लाई कर दिया, KL, KM या KN, तो ये क्या हो जाता है, हमारा डायरेक्शन रेशियो हो जाता है, ठीक है। अब हमने जैसे प्रॉपर्टी आपको बताई कि L² + M² + N² हमेशा 1 के बराबर होगा, ये मैंने आपको बताया है यहाँ से, ये देखिए, ठीक। तो L² M² N के बराबर होगा, तो इसका मतलब ये क्या होता है, लगभग हमेशा क्या होता है, फ्रैक्शंस में आते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ज़्यादातर क्या होती है, फ्रैक्शंस में आती है, ठीक। तो या तो 0 0 1 हो जाएगा इस तरीके से, जो कि हमारा क्या होता है, ये 0 0 1, ये हमारा जेड एक्सिस का हो जाएगा, डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कोसाइन, ठीक। 0 0 1 देखो कैसे हो जाएगा जेड एक्सिस का, देखो यहाँ पर ये 0 हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया हमारा, ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक। तो 0 0 1 कैसे हो जाएगा, देखो अगर जेड एक्सिस को हम लोग कंसीडर कर ले तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, और खुद के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है। तो कॉज अल्फा कितना, कॉज 90 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। कॉज और कॉज जो हमारा फिर से यहाँ पर 90 वाई के साथ,
तो 0 हो गया, और cos 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो z एक्सिस का क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से z एक्सिस का ये आपको बता ही दूँ मैं। ठीक, अब y एक्सिस का इसी तरीके से क्या हो जाएगा हमारा 0 1 0 इस तरीके से, और x एक्सिस का क्या हो जाएगा हमारा 1 0 0। अब देखो, अब ये याद कैसे करना है, देखो अगर z एक्सिस का है तो आखिरी वाले में 1, ठीक है, z एक्सिस का है तो क्या हो जाएगा, देखो z एक्सिस का है तो आखिरी वाले में 1 और बाकी सब में 0। ठीक, अगर y एक्सिस का है तो बीच में 1 और x एक्सिस का है तो पहला वाला 1, ठीक है, बाकी 0। ठीक ठीक, क्योंकि एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, cos 90 क्या हो जाएगा हमारा, cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझनी। अच्छा, अब देखो डायरेक्शन रेशियो मैं आपको यहाँ पर बता रहा था, थोड़ा सा डेविएट हो गया था क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये आपको ये भी बताना ज़रूरी था क्योंकि ये हर जगह काम आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो मैंने यहाँ बताया था। अब देखो डायरेक्शन रेशियो को हम लोग जनरली ABC से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ABC से। अब डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन में मतलब क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने बताया था कुछ भी नंबर k से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग तो वो डायरेक्शन रेशियो हो जाता है। k l अगर कर देंगे तो, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा km हो जाएगा, ठीक है, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा kn हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक ठीक, अब अच्छा हम लोग को अगर इस k की वैल्यू निकालनी है, मान लो, ठीक है, इस k की क्या करनी है वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हम लोग को मान लो अगर डायरेक्शन रेशियो दे दिया जाए इस तरीके से ABC और हम लोग से कह दिया जाए कि हम लोगों को क्या करना है डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, मतलब L M और N की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं करना है। देखो L क्या होता है A अपॉन समेशन ऑफ A स्क्वायर रूट में। ठीक, ये समेशन ऑफ A स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है ना समेशन ऑफ A स्क्वायर रूट में, इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ। देखो एक मिनट पूरा क्लियर करते हैं, अच्छे से इसको समझ लेते हैं। देखो समेशन A स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पर कि रूट में, ये देखो इसका मतलब हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। ठीक, देखो ABC है तो 3 वेरिएबल हैं तो A स्क्वायर समेशन स्क्वायर मतलब हो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। कभी भी हम लोग को डायरेक्शन रेशियो दे दिए जाए ABC और हम लोग से कहा जाए कि डायरेक्शन कोसाइन निकालो तो कुछ नहीं करना है, बस A ऐसे लिखो, B, ठीक है, ये C लिखो। ठीक, ये थोड़ा सा साफ कर देते हैं यहाँ पर। ठीक, तो देखो ABC लिखो इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर, और उसके बाद क्या करना है समेशन में यहाँ पर क्या लिख देना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक, फिर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है, फिर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं, तो ये चीज़ समझनी है। ठीक, अब जैसे मान लो हम लोग को एक डायरेक्शन रेशियो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखो एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल मान लो हम लोग को डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है 1 2 और 3, ये मान लो कह दिया कि डायरेक्शन रेशियो है। ठीक, तो अब देखो इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। मान लो ये कह दिया किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो R वेक्टर है, उसका डायरेक्शन रेशियो है ये। ठीक, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, ऐसे बनाओ। ठीक, 1 बाय इसको हम लोग होल स्क्वायर में लिख लेते हैं पहले, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 1। ठीक, तो 9 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 1 बाय रूट ओवर 13, ठीक, कॉमा 2 बाय रूट ओवर 13, ठीक, कॉमा 3 बाय रूट ओवर 13। अब अच्छा इसको देखो, ये क्या हो गया हमारे L हो गया, ये M हो गया, ये N हो गया। अब देखो यहाँ पर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो 1 बाय 13 प्लस 4 बाय 13 प्लस 9 बाय 13, ये ऐड करोगे किसके बराबर आएगा, ये ऐड करोगे यहाँ पर किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पर सेटिस्फाई भी कर दिया कि हाँ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 के बराबर आ रहा है। ठीक, तो ये डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ गया। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है हमारा, डायरेक्शन रेशियो होता है जो एंगल बनाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। जो कोई भी वेक्टर, मान लो ये हमारा PXYZ है, मान लो पॉइंट है स्पेस में, ठीक है, और ये R वेक्टर है ओरिजिन से, ठीक, इस पॉइंट P पे, ठीक, पोजीशन वेक्टर, तो इसका अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो एंगल ये एक्स एक्सिस, ठीक, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बना रहा होगा, ठीक है, उसका अगर कोसाइन ले लेते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। ठीक, ये चीज़ समझ में आई। अब उसको डायरेक्शन कोसाइन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। इसको और बेहतर तरीके से हम लोग 3D में समझेंगे क्योंकि असली आपको वहीं पर फीलिंग आएगी इसकी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर जान लेते हैं। जीरो वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, और ऐसे वेक्टर को हम लोग पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, जीरो वेक्टर
जीरो वेक्टर है मतलब नल वेक्टर है, इसको कह सकते हैं मैग्नीट्यूड जीरो है मतलब किसी भी, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जीरो इस तरीके से, ठीक है। ठीक, और इसमें क्या होता है ये किसी भी डायरेक्शन में हम लोग कह सकते हैं इसको, ठीक है। हैज़ एनी डायरेक्शन, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। इट कैन बी रिगार्डेड हैविंग एनी डायरेक्शन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है मैथ में भी, तो उसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। देखो जीरो वेक्टर इस तरीके से पॉइंट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि इट कैन बी हैव एनी डायरेक्शन। अब प्रॉपर वेक्टर छोड़ दो, कोई काम का नहीं। यूनिट वेक्टर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ठीक। और यूनिट वेक्टर देखो क्या होता है, कोई भी वेक्टर उसको यूनिट वेक्टर है तो उसको ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ठीक है। अब ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी वेक्टर है। अब यही वेक्टर अगर देखो पर्टिकुलरली, अब यही वेक्टर मान लो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा तो उसको आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अगर इसको ये ए कैप है, हम लोग जनरली बोल रहे हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी, जिसका यूनिट वेक्टर का क्या हो मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, ठीक। अगर ये यूनिट वेक्टर इस तरीके से लिखा है तो अब इसका मैग्नीट्यूड कहेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक। मॉडुलस क्या होगा हमेशा, इसका 1 हो जाएगा। अगर ए वेक्टर मान लो इस तरीके से बोल दिया, या मान लो बी वेक्टर इस तरीके से बोल दिया और कह दिया कि यूनिट वेक्टर है, तो इसका मॉडुलस निकालोगे हमेशा क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, हमेशा 1 हो जाएगा, ठीक। हमेशा याद रखना, ठीक। आई कैप है ये जो, इसका अगर हम लोग ऐसे मॉडुलस निकालेंगे 1 आएगा। जे कैप है, सब यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब यूनिटी, यूनिटी मतलब क्या हो गया हमारा 1, ठीक। जे के कैप है, ठीक, इसका वेक्टर निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक। अब देखो आई कैप जे कैप हो गया हमारा, ठीक है। के कैप हो गया, कौवा बहुत परेशान कर रहा है, ठीक। देखो आई कैप हो गया, जे कैप हो गया, के कैप हो गया, ठीक। तो ये सब क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, लेकिन इनकी स्पेसिफिक डायरेक्शन हम लोगों ने बता दी है और इनको नाम दे दिया है कि अगर एक्स एक्सिस की तरफ है तो उसको हम लोग आई कैप कहेंगे, वाई एक्सिस की तरफ है तो उसको जे कैप कहेंगे, ठीक है। और जेड एक्सिस की तरफ है तो उसको के कैप कहेंगे, ठीक। बोलो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। तो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक। आई कैप का मॉडुलस निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा, जे कैप का निकालेंगे तो 1 आएगा, के कैप का निकालेंगे तो 1 आएगा। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है, बहुत चीज़ें क्लियर हैं, बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, इसीलिए टाइम ले रहा हूँ कि आपको आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखो कोई भी दो वेक्टर्स को अगर ऐड करेंगे इस तरीके से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कोई भी वेक्टर हम लोग ले लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक। बी वेक्टर हम लोगों ने क्या ले लिया, माइनस आई कैप प्लस जे कैप, ठीक। अब देखो अब ए प्लस बी वेक्टर करते हैं, ठीक। तो 2 माइनस आई 1 क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4j कैप हो जाएगा। अब उल्टा ले लेते हैं, देखो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर निकालते हैं, देखो कैसे हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, देखो -1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, प्लस आई कैप, ठीक। और ये 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, प्लस 4j कैप, देखो बराबर आ रहे हैं दोनों, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग ये एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये आप लोग क्या करिएगा, कर लीजिएगा अपने घर में, ठीक है। एक बार थोड़ा सा एक कोई वेक्टर इसी तरीके से आर्बिट्रेरी मानिएगा और इससे आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये सही है, ठीक। अब सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर देखो सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स में क्या होता है ना कि हम लोग एडिशन का ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, बस वेक्टर को क्या कर देते हैं हम लोग, जैसे ये बी वेक्टर है तो इसको हम लोग उलट देंगे। देखो कैसे, देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये ओरिजिन मान लिया, ठीक। ये ए पॉइंट है कोई, ठीक, उस पे ए वेक्टर है ये, ठीक। ये ए पॉइंट है और ये ए वेक्टर है उसका, ओरिजिन से ए वेक्टर इस तरफ, ठीक। अब देखो यहाँ ए से क्या है, ये बी वेक्टर है खींचा है, ये ए से बी एक पॉइंट हम लोगों ने मान लिया यहाँ से, ठीक है। तो ये बी वेक्टर मान लिया, ठीक, इस तरफ, ठीक, यहाँ ए से बी तक। अब ए अगर प्लस बी हम लोग लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो, बाय ट्रायंगल एडिशन लॉ से ए प्लस बी, देखो ये ओरिजिन से हम लोगों ने यहाँ पर ए पॉइंट कंसिडर किया, इसमें ए वेक्टर मान लिया, ठीक। यहाँ से हम लोगों ने ये क्या कर लिया, बी पॉइंट कंसिडर किया, ये बी वेक्टर मान लिया, ये बी पॉइंट बी वेक्टर। अब हम लोग अगर कहें कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये इसकी यहाँ से टेल से ये जो आखिरी वाला है इसके टिप पर मिला दो, ठीक। बोलो ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसी को हम लोग ट्रायंगल्स एडिशन लॉ कहते हैं, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यूज़ हो रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, अब यही चीज़ देखो, ये हमने क्या कहा कि जब इस तरफ है ये बी वेक्टर है, अब उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। ये इस तरफ डायरेक्शन अगर बी है, ठीक, तो उल्टी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर लिखेंगे, ठीक। इस तरफ बी वेक्टर तो इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर, ठीक।
ये इधर बी वेक्टर, तो इधर क्या माइनस बी वेक्टर। अब देखो अगर ये ए वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा क्या है माइनस बी वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मैंने क्या बताया था, अगर आपको यहाँ पर देखिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखा है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस, मैंने कहा था ना यहाँ पर बस डायरेक्शन अपोजिट करनी, करना एडिशन ही है, ठीक, माइनस बी वेक्टर, ठीक, प्लस माइनस बी वेक्टर। देखो यहाँ पर भी यही किया हुआ है, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर एंड कॉल दिस ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन और डिफरेंस ऑफ वेक्टर। देखो ये ए वेक्टर है, ये बी माइनस बी वेक्टर है इस तरफ, ठीक है, जब यहाँ से ये मिला देंगे इस तरफ को, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं पैरेललोग्राम में, ठीक। देखो पैरेललोग्राम का क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। देखो जैसे ये है हमारा पैरेललोग्राम, एक मिनट देखिएगा, ये ए बी सी और डी, ठीक। अगर हम कह दें क्योंकि दो पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती है, तो ये ए वेक्टर हो जाएगा, ये भी ए वेक्टर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी वेक्टर हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा बी वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि स्लाइडिंग वेक्टर्स हैं, यहाँ पर बी वेक्टर कहें यहाँ पर बी वेक्टर कहें, बात वही बराबर है, ठीक। देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी कि आप अगर इस डायगोनल को कंसीडर करेंगे तो ये ए वेक्टर जा रहा है, देखो ये वाली डायगोनल को अगर आप कंसीडर करेंगे तो इसका जो आपका वेक्टर होगा वो कैसे लिखा जाएगा, ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इस डायगोनल को कंसीडर करेंगे, देखो इस डायगोनल को कंसीडर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। देखो इस डायगोनल को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखनी, जब ये वाली डायगोनल है तो ए वेक्टर, देखो यहाँ दोबारा देखते हैं एक मिनट, ये इस तरीके से ए बी सी और डी, ठीक, ये ए है, ये ए वेक्टर है, ये बी है, ये बी है, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर ये वाली अगर डायगोनल को कंसीडर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक। और अगर ये वाली डायगोनल को कंसीडर कर रहे हैं तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझनी है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स थोड़ा सा देख लेते हैं। ये m प्लस एन अगर ए वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एम ए प्लस एन बी एन ए, ठीक है, एम एन ए तो ये एम और एन, ये एसोसिएटिव चीज़ दिखा रहे हैं यहाँ पर, और ये इस तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ है, ये आपको देखनी है, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये एक थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसको देखो, अगर ए वेक्टर है कोई, बी वेक्टर है, अगर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, अगर आप लोग कोई वीडियो लंबा लग रहा हो या आपको लग रहा हो कि ये चीज़ें तो हम लोग को पता है, तो आप लोग डायरेक्टली वीडियो आगे स्किप करके क्वेश्चंस पे मूव करिए, ठीक है। टू वेक्टर्स नॉन जीरो कोलिनियर वेक्टर्स, मैं ये उनके लिए कह रहा हूँ जो मतलब जो लोग को आता है पहले से ये चीज़ें, ठीक है। अब जिसको नहीं आता है, जिसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, तो वो लोग ये देखते रहें। टू नॉन जीरो कोलिनियर वेक्टर्स देन एनी वेक्टर कोप्लेनर विद ए एंड बी कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज दिस फॉर सम स्केलर सेक्शन। देखो छोड़ो इसको, छोड़ो, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझाते हैं। अगर कोई भी वेक्टर्स हैं दो, कहाँ गया ये, हाँ देखो, अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं, मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर है, और दोनों क्या हैं, नॉन कोलिनियर वेक्टर। नॉन कोलिनियर वेक्टर का क्या मतलब हुआ कि एक दूसरे के ऊपर नहीं रखे हुए हैं, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं है। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं, ठीक, ऐसे नहीं है, मतलब इस तरीके से है, कोलिनियर नहीं है, ठीक, ये नहीं है, ये केस नहीं है, ये चीज़ है, ठीक। ठीक, तो ये देखो यहाँ पर, एक मिनट इसको रब करते हैं, ठीक। तो ये केस है हमारा, नॉन कोलिनियर है। अब ऐसे जो भी दो वेक्टर होंगे, ऐसे जो भी दो वेक्टर होंगे जो नॉन कोलिनियर होंगे, उनको हमेशा हम लोग किसी एक वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, आर वेक्टर के फॉर्म में मान लो, ठीक है, और कुछ कांस्टेंट ऐड कर देंगे आगे, एक्स वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। बोलो ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि आर जो हमारा पॉइंट होता है पी एक्स वाई जेड, ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारा, ठीक, ये जो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने बनाया था कि ये पॉइंट है हमारा पी एक्स वाई जेड, ठीक है, यहाँ से ओरिजिन से, ठीक, ये इस तरीके से। तो इसको हम लोग क्यों आर वेक्टर को हम लोग क्यों जो है इस तरीके से हम लोग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप क्यों लिख लेते हैं, ये इसी वजह से लिख लेते हैं। देखो ये इसी वजह से यहाँ पर जेड के कैप, ये इसी वजह से लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, और कोई वजह नहीं है। ये देखो क्योंकि हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अब समझ में आ गया ये चीज़, ठीक। अब आगे मूव करते हैं,
ये बहुत बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन, ठीक। एक मिनट रुकिएगा, हाँ ठीक है, ठीक। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देख लीजिएगा एक बार। जो मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ आर वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। तो ये एक्स और वाई क्या हो गया, हमारे कंपोनेंट्स हो गए, स्केलर कंपोनेंट्स हो गए एक्स और वाई, ठीक है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स जो हो जाएगा वो अलॉन्ग एक्सिस हो जाएगा, और जो वाई है ये हमारा वाई एक्सिस की तरफ हो जाएगा। देखो कैसे, ठीक। मान लो ये पॉइंट है पी एक्स वाई, ठीक है। तो आर वेक्टर ये है, ठीक। अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर की तरफ आर कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इस तरफ क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक। ये चीज़ आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी, क्योंकि वहाँ पर भी आपको वेक्टर्स की नॉलेज दी जाती है, ठीक। अभी इस आर, ये जो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा है, इसको आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ये चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आर बराबर क्या हो जाएगा, जो मॉडुलस निकालते हैं इसका, देखो ये आर का मॉडुलस जैसे निकालते हैं तो क्या आता है, डिस्टेंस निकालते हैं एक्स वाई, और ये क्या है, ओरिजिन 0 0 है, ठीक। तो एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो जब इसको होल स्क्वायर कर देंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं, ठीक। तो ये सिंपल सी चीज़ थी, ठीक। कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन स्पेस, तो जैसा, हाँ अब देखो वो कंपोनेंट क्या था, वेक्टर इन प्लेन, प्लेन में था ये, ठीक है। प्लेन मतलब 2D प्लेन में। अब ये जैसे ही 3D मिलेंगे तो वैसे ही क्या हो जाएगा हमारा, एक्स आई कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड के कैप। मतलब पहले क्या कर रहे थे, केवल हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसिडर कर रहे थे प्लेन में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ये हो गई, और जेड एक्सिस, तीनों को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक। और ये पॉइंट स्पेस में ले रहे हैं, मतलब ठीक है 3 डायमेंशन में। तो इसमें क्या हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा, आर कैप ये यहाँ पर आर वेक्टर हो जाएगा, और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, ठीक। ये चीज़, ठीक। अब देखो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला आता है, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने वहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था ना, कि अगर हम लोग को कोऑर्डिनेट निकालना है एक्स का, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, ये हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ये पढ़ा है ना हम लोगों ने, ठीक है। और y का इसी तरीके से क्या होता है था, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ वेक्टर्स में होता है सेक्शन फॉर्मूला, देखो कैसे होता है, ठीक। अगर ये पॉइंट मान लो हम लोगों ने पढ़ा था ना, कि अगर ये पॉइंट है A जिसका क्या है x1 और y1 है, ठीक। और ये B पॉइंट है जिसका x2 और y2 है, तो अगर ये बीच में पॉइंट P अगर डिवाइड कर रहा है मान लो m1 रेशियो m2 में, तो ये क्या होता था, जो मैंने यहाँ पर ये आपको लिखे हैं एक्स वाई यही होते थे, ठीक ठीक। इसके तो इसी तरीके से यहाँ होता है, मान लो ये ओरिजिन है, ठीक। ये मान लो कोई ए पॉइंट है यहाँ पर, इस पे हम लोगों ने ए वेक्टर खींच दिया इस तरफ, ठीक है, ए वेक्टर, ठीक। अब इस तरफ हम लोगों ने क्या कर दिया, बी वेक्टर खींच दिया, ये देखो बी वेक्टर, ठीक। ये ए वेक्टर हो गया, ठीक। अब मान लो इस पॉइंट, इस ये जो रेखा बनी यहाँ पर, ये जो लाइन बनी यहाँ पर ए बी, इस पे पी पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। मान लो वो एम रेशियो एन में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, इसको एम रेशियो एन में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक। ये पी पॉइंट, ठीक। अब इस पी पॉइंट में ओरिजिन से हम लोग अगर एक वेक्टर खींच दें, ये ओरिजिन से आर वेक्टर, ठीक। तो अगर हम लोग को ये आर वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, पोजीशन वेक्टर आर ऑफ पॉइंट पी विच डिवाइड लाइन ए बी इंटरनली इन रेशियो एम रेशियो एन। देखो यहाँ पर थोड़ा सा गंदगी फैल गई है, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, एक मिनट रुकिएगा, ठीक। देखो आर का ये जो पोजीशन वेक्टर है जो कि ए बी को ये डिवाइड करता है इन रेशियो एम रेशियो एन, अब समझ में आ गया, ठीक। तो ये कैसे होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम, जो एम देखो इसका क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ये देखो यहाँ पर, एक मिनट, ये m है, थोड़ा सा रंग बदल लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, m का b के साथ और ये n का a के साथ, ठीक। तो देखो mb प्लस n a वेक्टर है यहाँ पर ये, ठीक। और ये m और n क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, रेशियो, ठीक। ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको यहाँ पर याद करना है थोड़ा सा, इसका प्रूफ होता है आपकी बुक में दिया होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। मान लो कोई पॉइंट इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर अब ये बी पॉइंट है, इसका बी वेक्टर है ओरिजिन से, ये इस तरफ, ठीक।
अब ये P पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, आर वेक्टर इसको मान लिया हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है, इस तरफ आर वेक्टर मान लिया ओरिजिन से, ठीक। तो अब देखो ये ओरिजिन से ये इस लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पर ये साइन प्लस था यहाँ पर ये प्लस था पहले साइन, तो अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर वही क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो m को किससे करना है, m को b से करना है और n को a से करना है, ठीक है। तो m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर, ठीक है। जो बड़ा वेक्टर होगा वो पहले रहेगा, m वाला बड़ा था, देखो m वाले रेशियो बड़ा है तो वो पहले रहेगा, और m माइनस n, ठीक, इस तरीके से, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मान लो ये m रेशियो n ना होकर जो हम लोग ये एक्सटर्नली नहीं, मान लो ये एक लाइन है ए बी, ठीक, अगर ये पॉइंट है बीच में, ये मिड पॉइंट है, अगर मान लो ए बी का एक्स वाई का, ठीक, ये x1 y1 है मान लो, ठीक, ये क्या है x2 y2 है, तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकालते थे, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निकालते थे। अब यहाँ वेक्टर में क्या हो जाएगा, वही r वेक्टर अगर मान लो है इसका, ये p का मान लो r वेक्टर है ओरिजिन से मान लो ये p का क्या है, r वेक्टर है इस तरीके से, ठीक। तो क्या हो जाएगा, r वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाई 2। ये कैसे आया, देखो यहाँ पर ये m रेशियो n जो है, ये m रेशियो n, ये क्या है 1:1 है यहाँ पर, तो 1 1 पुट कर दो भैया, देखो यहाँ पर ये 1 1 पुट कर दिया हम लोगों ने, तो 1 + 1 नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर a प्लस b वेक्टर बराबर 2 हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ समझ में आई। अब सेंट्रॉइड क्या होता है, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है, देखो जो ट्रायंगल होता है उसके वर्टेक्स से मीडियन अगर हम लोग खींच दें और तीनों को जब मिला देंगे इस तरीके से, ठीक, मीडियन क्या होती है, जो इसको यहाँ पर बराबर से कट करती है, अपोजिट जो आपकी लाइन होती है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मिलता है इसको सेंट्रॉइड कहते हैं, और इस सेंट्रॉइड को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 2:1 में यहाँ पर क्या करता है, डिवाइड करता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक, सेंट्रॉइड जी। अब इस सेंट्रॉइड का क्या होता है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बाय 3, इस तरीके से, ठीक। सेंट्रॉइड a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बाय 3, ठीक। d क्या होता है, हमेशा मिड पॉइंट होता है, इन दोनों को बराबर से डिवाइड करता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर देखो कोलिनियर की हमने बात की थी, तो कोलिनियर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ। अब क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो कोलिनियर का थोड़ा सा अगर हम लोग कॉन्सेप्ट समझा दें, उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि हमारी वीडियो चल भी रही है कि नहीं। हाँ चल रही है, चलो ठीक है। हाँ तो कोलिनियर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। देखो कोई भी वेक्टर मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक। अब ये ओरिजिन से है, इसी वेक्टर पे हम लोग मान लो एक और वेक्टर खींच देते हैं बी वेक्टर, तो इसको क्या कहते हैं, ए वेक्टर, ए एंड बी क्या है, कोलिनियर है, क्या है, कोलिनियर है। ये चीज़ समझ में आई, ठीक। ए बी क्या है, कोलिनियर। इस पर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक, फालतू की चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ठीक। अब देखो बी वेक्टर, देखो यहाँ से, देखो बी वेक्टर यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है, ए वेक्टर यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है, ठीक। तो अगर हम लोग चाहें तो ए वेक्टर को कुछ लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हैं। आज तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्यों लिख सकते हैं, ये देखिए यही रीज़न है, ठीक। क्यों, क्योंकि ये इसी पर है, ठीक है। और अगर कोप्लेनर भी कह दे ना तो भी ठीक है, पैरेलल कह दे, ठीक, तो भी ठीक है। देखो इसको हम लोग कुछ लैम्डा टाइम्स भी कर सकते हैं, ठीक है, लैम्डा टाइम्स। क्यों, क्योंकि उसी डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में है। देखो कोलिनियर है मतलब एक ही डायरेक्शन में है दोनों, ठीक है। देखो कोलिनियर इसी पर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अब इसी पर है तो ए वेक्टर क्योंकि बड़ा है तो लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक। चाहे तो हम लोग बी वेक्टर को भी लैम्डा टाइम्स लिख सकते हैं, लेकिन लैम्डा क्या होगा तब, कुछ फ्रैक्शन में होगा। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक, ए वेक्टर, ठीक। तो ये चीज़ है। अब ऐसा कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं, तो उसी पर हम लोगों ने क्या कहा, ये हम लोग की प्रॉपर्टी हो गई, और इसी पे कुछ क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर आते हैं, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अभी मैंने बताया अगर ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, अगर दोनों क्या है, कोलिनियर है, तो ए वेक्टर को लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक, ठीक लिख सकते हैं। तो क्या लिख लेंगे, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक। ये किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ये क्या है, ai कैप, ठीक, प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप, ठीक। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो अब इनको कंपेयर करते हैं। देखो
आई कैप को आई कैप से कंपेयर करेंगे तो लैम्डा ए बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। हम लोग को ए की वैल्यू भी निकालनी है, तो देखो अभी निकालते हैं कैसे। 6 लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, ये देखो 6 लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, -3 के। इससे हम लोग को लैम्डा की वैल्यू मिल गई, देखो कैसे, -1/2 हो जाएगी। ठीक, अब ये -1/2 उठा के यहाँ पर रख देंगे, ए की वैल्यू निकल आएगी। देखो कैसे, ये -1/2 रख देंगे, ये 2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए के बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक, तो ए की वैल्यू क्या है, 4। अगर -4 हो जाए तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक, अब देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द वेक्टर्स ये एंड ये आर क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ठीक, ये दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझने वाली है, ये चीज़ देखते हैं। अच्छा, पैरेलल की बात करें, देखो अगर कोलिनियर नहीं कह रहे, मतलब कोलिनियर का क्या मतलब होता है, ये वेक्टर हो गया, अब इसी पे दूसरा वेक्टर चढ़ जाए, देखो ऐसे, ये कोलिनियर हो गया। लेकिन अगर पैरेलल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो पैरेलल ऐसे हो जाता है, एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक, लेकिन अगर देखो ध्यान से देखो, ये पैरेलल है, इसी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है दोनों। ठीक, तो सेम डायरेक्शन में है और ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक, ये कुछ टाइम्स हो जाएगा इसके, ये वेक्टर कुछ टाइम्स हो जाएगा इस वेक्टर के। ठीक, समझ में आ गया, और वो क्या टाइम्स है, लैम्डा टाइम्स है। ठीक, इसको भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे। पी की वैल्यू निकालनी है जब ये दोनों क्या हो, पैरेलल हो, तो इसको ए वेक्टर मान लो, इसको बी मान लो। ठीक, तो ए बराबर लैम्डा टाइम्स बी हो गया। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट ए वेक्टर क्या हो जाएगा, 3i + 2j + 9k बराबर लैम्डा टाइम्स i - 2pj + 3k। ठीक, ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब देखो यहाँ पर, अब देखो i को i से करेंगे तो लैम्डा बराबर 3 हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक, अब यहाँ पर इसको करेंगे तो -2p लैम्डा, देखो ये -2p यहाँ से। ठीक, और ये लैम्डा एक और ये 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 कट गया। ठीक है, 2 यहाँ पर ये कट गया, और लैम्डा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर -p × 3 बराबर 1, तो p की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी हमारी, -1/3 आ जाएगी। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो, राइट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 15 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। कभी भी हम लोग को ये क्वेश्चन कह दिया जाए कि इसके डायरेक्शन में, इस वेक्टर के पर्टिकुलर के डायरेक्शन में हम लोग को क्या करना है, एक वेक्टर निकालना है इतने मैग्नीट्यूड का। ठीक, मान लो ये वेक्टर है। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे उसके डायरेक्शन में। ठीक, उसकी डायरेक्शन में क्या कर लेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। मान लो ये वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, तो इसका यूनिट करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए कैप हो जाएगा उसी डायरेक्शन में। ठीक, और अब देखो एक चीज़ मैं समझा दूँ आपको, जो हमारा वेक्टर होता है ना, ये वेक्टर, ठीक, मान लो ये ए वेक्टर है। ठीक, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट। हाँ, ये मान लो ए वेक्टर है। ठीक, इस तरीके से, तो ये जो वेक्टर है हमारा, ये किससे बना होता है, मैग्नीट्यूड से बना होता है। ठीक, और किससे बना होता है, डायरेक्शन से बना होता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी यहाँ पर। ठीक, तो ए वेक्टर को किस तरीके से लिख सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका, ठीक, मॉड में, और ए कैप। ठीक, ये चीज़ याद रखना हमेशा, ए वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड × डायरेक्शन। ए कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा हमारा ऐसा वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जो कि उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो अगर हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना हो तो ए कैप क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बस यूनिट वेक्टर निकल आएगा हमारा। ठीक, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आगे आपको जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, और जो आपका वेक्टर आपका प्रोडक्ट हो गया, और डॉट प्रोडक्ट हो गया, उसमें ये सब काम आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी। अब देखो यहाँ पर इसको रब करते हैं हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। ठीक, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 15 यूनिट्स निकालना है हम लोग को इन द डायरेक्शन, क्या निकालना है डायरेक्शन में, i - 2 और +2। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ए वेक्टर मान लेते हैं। ठीक, इसको अब ए वेक्टर मान लिया तो इसका हम लोग क्या करते हैं, सीधा क्या करते हैं, इसका वो निकाल लेंगे ए कैप। ठीक, मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक, देखो ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए कैप। हम लोग को ए कैप निकालना है, तो ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था आपको, मैग्नीट्यूड निकालने का क्या मतलब होता है,
बस जो भी आपका कोफिशिएंट है, i का कोफिशिएंट 1 प्लस j का कोफिशिएंट -2 प्लस और k का कोफिशिएंट 2 का होल स्क्वायर, सबका स्क्वायर करके रूट में कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, i - 2j, a क्या है वेक्टर, ये है हमारा, तो रख देते हैं प्लस 2k कैप, ठीक, बाय a वेक्टर क्या हो जाएगा, इसको निकाल लेते हैं वैल्यू, ये क्या हो जाएगा 4 8 और एक 9, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है, तो बाय 3, ठीक। तो a कैप क्या हो गया, मतलब एक यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर क्या हो गया हमारा, a कैप हो गया, ठीक। तो a कैप क्या हो जाएगा 1/3 i कैप -2/3 j कैप, ठीक, प्लस 2/3 k कैप। अच्छा, ये जो lmn है इस वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइन है, ये डायरेक्शन कोसाइन है इसके, क्यों है, इनका स्क्वायर करोगे ऐड करोगे 1 आएगा, ठीक है, तो ये डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक। अब देखो हम लोग को ये डायरेक्शन मिल गया, हम लोग को क्या मिल गया, डायरेक्शन मिल गया है, हम लोग को वेक्टर निकालना है ना, तो वेक्टर के लिए क्या चाहिए, हमें को मैग्नीट्यूड चाहिए ऐसे और डायरेक्शन चाहिए, ठीक। तो हम लोग को मैग्नीट्यूड दिया है, डायरेक्शन हम लोगों ने निकाल लिया है, तो वेक्टर क्या हो जाएगा, मान लो दूसरा वेक्टर क्या है, मान लो बी वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा mod ऑफ b डॉट बी कैप, तो ये बी कैप की जगह ए कैप रख देंगे, ए कैप हम लोग का डायरेक्शन मान लो, ठीक है, ठीक। तो ये देखो क्या हो जाएगा 1 ये मैग्नीट्यूड क्या 15 और 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा गंदगी यहाँ पर हो गई है, ठीक, यहाँ पर 15 इंटू ए कैप, ठीक, तो 15 इंटू 1/3 आई कैप प्लस -2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप, ठीक, ये समझ में आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमने बताया था आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 आई कैप माइनस यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो ये -10 हो जाएगा, ठीक, और ये फिर से 10 हो जाएगा के कैप। तो ये हमारा वेक्टर हो गया जो कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये है। अगर इसका होल स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये 15 ही आएगा, 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 1 मिनट, देखो 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर करोगे तो ये 15 ही आएगा, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो अब MCQs कराऊंगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप लोग करिए, इसको वीडियो पॉज करके आप लोग करिए, एक बार ट्राई करिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है यहाँ पर, इफ़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ये ABCD रेस्पेक्टिवली इस ये है, ठीक, देन पोजीशन वेक्टर P क्या हो जाएगा। मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी अभी बताई थी आपको कि कभी भी अगर हम लोग को मान लो ये वेक्टर दिया हुआ है इस तरीके से PA, तो इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, A वेक्टर माइनस P वेक्टर। अब कुछ समझ में आ रहा है, अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखो अब ध्यान दो, क्या हम लोग को निकालना क्या है, P वेक्टर निकालना है, मतलब ये निकालना है, और हम लोग को ये दिया है बराबर 0, ठीक, ये बराबर 0 दिया है। अब सोचो कैसे निकलेगा, अब देखो कैसे निकलेगा। PA को क्या लिख सकते हैं हम लोग, PA वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, A वेक्टर माइनस P वेक्टर, ठीक। PB को क्या लिख सकते हैं, B वेक्टर माइनस P वेक्टर। इसी तरीके से सबको लिख लेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगी, A वेक्टर माइनस P वेक्टर, ठीक, प्लस B वेक्टर माइनस P वेक्टर, ठीक, प्लस C वेक्टर माइनस P वेक्टर प्लस D माइनस P वेक्टर, ठीक, ये इस तरीके से बराबर 0, ठीक। अब P वेक्टर को सबको अलग कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D, ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 4P हो जाएगा इस तरफ, ये सब माइनस में है ना, ये सब माइनस में है देखो, ठीक, ये इधर चले जाएंगे, 4P वेक्टर हो जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, A प्लस B प्लस C D प्लस D/4, ठीक। अब देखो यहाँ पर, अब ये कैसे आएगा वेक्टर, देखो यहाँ पर ABCD ये जो दिए हुए हैं इनके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं, 0 3 -5 और 2, तो देखो कैसे निकलेगा, 0 प्लस 3, ठीक, -5 प्लस 2, ठीक, /4 करो, कॉमा, अब देखो 2 1 और 3 और 4 इनको ऐड करो, 2 1 प्लस 3 प्लस 4/4, ठीक, क्योंकि देखो A वेक्टर प्लस B वेक्टर ये सब वेक्टर्स हैं, ठीक है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर /4, ठीक, और ये P के बराबर है, ठीक है।
अब ये कॉमा, ये लास्ट वाले हो गए 2 1 1 1, ठीक है। तो देखो कैसे, इस तरीके से देखो 1 + 1 + 2 + 1/4 क्या आ रहा है यहाँ पर 3 2 5, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। और 0 हमें लगता है एक ही ऑप्शन में है, तो यही वाला हो जाएगा सही। इसको देख लेते हैं, 5 क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 4 3 7 1 8 2 10 हो जाए, 10/4 क्या हो जाए 5/2 आ रहा है, ठीक 5/2 आ रहा है। और ये देखो ये क्या हो जाएगा 3 2 5/4 5/4, यही होगा ऑप्शन, ठीक ये वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ट्रायंगल ABC इज डिफाइंड बाय वर्टिसेस, ये एक ट्रायंगल बता दिया है भाई ABC है इस तरीके से, ठीक। ये A है, ये B है, ये आपका C है, ठीक। अब बोला है कि ये B है आपका, ये वाला B है, देखो ठीक, ये C है। D इज़ द फुट ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम B टू AC, ठीक। देखो B से AC पे हम लोग क्या करते हैं, एक फुट ऑफ द एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। ये BD हो गया, ठीक, BD हो गया, ठीक। अरे यार कभी तो सही से लिख लिया, हाँ अब देखो ठीक है BD, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है देन BD इज लेंथ ऑफ BD, बस यही BD पूछ ली गई है, BD की वेक्टर पूछा गया, अच्छा हाँ BD वेक्टर पूछा गया है, ठीक। लेंथ नहीं पूछा गया है, वेक्टर पूछा गया है, ठीक। तो हम लोगों को ये BD वेक्टर निकालना है, कैसे निकालेंगे भाई। देखो हमने क्या बताया था, अभी हमने जो पिछला वाला क्वेश्चन कराया है इसमें क्या बताया, PA को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A - P लिख सकते हैं, ठीक है। तो BD को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, BD को क्या लिख सकते हैं, BD वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, D वेक्टर माइनस B वेक्टर। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। वैसे तो हम लोग इसको OD और OB लिख सकते हैं, क्योंकि ये कहीं हवा में तो होगा नहीं, किसी रेफरेंस पॉइंट O के साथ होगा तो वो होता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। उतना क्या जानना हम लोग को, ठीक है, फालतू की बात है, ठीक। देखो BD क्या हो जाएगा, D वेक्टर माइनस B वेक्टर, ठीक। अच्छा तो हम लोग को BD पता चल गया कि D वेक्टर माइनस B वेक्टर, B तो हम लोग को पता है लेकिन D नहीं पता है, D कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ होती है। देखो ट्रायंगल की क्या है, ये हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं पहले 0 7 10, ठीक। B पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पर -1 6 और 6, C पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पर -4 9 और 6, ठीक इस तरीके से, ठीक। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये जो हम लोग को पॉइंट्स दिए हुए हैं इनसे हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे, तो देखेंगे हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रायंगल है। AB की क्या हो जाएगी डिस्टेंस, AB की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ठीक। AB की डिस्टेंस क्या हो जाएगी -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 6 का 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 6 क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक। ये रूट में आ जाएगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर है तो ये 16 हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये 1 तो ये 18 हो जाएगा √, ठीक। तो इसको हम लोग √18 लिख लेते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर BC क्या हो जाएगा, ये लाइन, ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, देखो 4 और ये -4 और -1 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली अगर साइन अपोजिट होता है तो ऐड होता है, वरना सब्ट्रैक्ट होता है। 9 - 6 3 का स्क्वायर, ठीक। और फिर से 6 और -6 तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखो 9 9 18 √18, तो दो साइड तो बराबर हो गई, ये क्या हो सकता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। ये भी √18 हो गया, ठीक। अब इसकी साइड के लिए निकालते हैं, देखो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 9 - 7 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 - 10 4 स्क्वायर हो जाएगा, 16 16 32 और आपका 4 36 6 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक ठीक। देखो ये आ गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो तो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √18 का स्क्वायर प्लस √18 का स्क्वायर, मतलब क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल कहाँ होगा, राइट एंगल ये होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो ये राइट एंगल हो गया। और अब जानो, अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, देखो अब समझ में आएगा आप लोगों को कि ये D पॉइंट आएगा कैसे। ये B हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दोनों साइड क्या है बराबर है, ये भी तो ध्यान दो, ये दोनों साइड बराबर है, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमारा ये B पॉइंट क्या हो जाएगा, ये जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया हम लोगों ने D पॉइंट, ये क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो A और C का मिड पॉइंट हो जाएगा D, ठीक। ये चीज़ समझनी थी यहाँ पर, ठीक। A और C का मिड पॉइंट हो जाएगा, तो D पॉइंट निकालते हैं हम लोग, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इसको देखो, इसको ऐड करो बाय 2, देखो A क्या है हमारा 0 7 और 10 है, ये क्या है -4 9 और 6 है, तो D पॉइंट क्या हो जाएगा
0 और -4/2 तो -2 हो जाएगा। 7 और 9 क्या हो जाएगा हमारा 16 और 8 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। 10 और 6 16 8 ये हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या था, BD निकाला तो D माइनस बी हो जाएगा। तो B क्या था हमारा यहाँ पर, ये देखो -1 6, माइनस कर दो सीधा, -2 और ये -1 है तो -1 आएगा, -i आएगा, ठीक, -i आएगा, यही है B वाला ऑप्शन, ठीक। 8 में से 6 जाएगा 2 आएगा, 8 में से 6 जाएगा 2 आएगा। बोलो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, हमेशा कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये चेक करना है कि ट्रायंगल किस टाइप का है। उसी से हम लोग को पता चल जाएगा कि ये D पॉइंट कैसे निकालेंगे, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन G इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक। मैंने आपको सेंट्रोइड बताया था, G अगर ABC अगर पॉइंट दिया है तो सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 3, ठीक। ये A वेक्टर प्लस B C, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा अपने आप, ठीक। ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, सब चीज़ें नहीं करना संभव है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा। अब ये स्लाइड देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन, इफ़ A प्लस 2B 2A प्लस B बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट A एंड B, ठीक है, देन द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट C विच डिवाइड AB इंटरनली इन द रेशियो 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो AB ये क्या है, पोजिशन वेक्टर ऑफ द 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच में लाइन खींच दो, ठीक है। क्या बोल रहा है, द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट C विच डिवाइड AB इंटरनली। C क्या है, AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक। AB को क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक। किस रेशियो में, 2:1 में। तो ये पॉइंट ये आप लोग नहीं निकाल पाएंगे क्या, ये देखिए यहाँ पर A प्लस, जैसे मैंने बताया था आपको A प्लस 2B है, ये क्या है 2A प्लस B वेक्टर है, वेक्टर हैं ये सब, ठीक, वेक्टर हैं ये सब, ठीक। C वेक्टर कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे डिवाइड बाय वो, ठीक। देखो निकल आएगा, अभी देखो 4A प्लस 2B, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको करेंगे इससे, तो प्लस A प्लस 2B बाय ये 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा 5A प्लस 4B बाय 3, क्या आ रहा है 5A प्लस 4B बाय 3, बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक। ये वाला देखो क्वेश्चन, प्रोजेक्शन, हाँ ये प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्रोजेक्शन क्या होता है वेक्टर्स का, देखो प्रोजेक्शन क्या होता है, मान लो ये परछाई होता है, प्रोजेक्शन का मतलब परछाई होता है। मान लो ये ओरिजिन से एक वेक्टर है A, ठीक, ओरिजिन से एक वेक्टर है A, ठीक, तो ये मान लो A वेक्टर है ओरिजिन से, ठीक। अब ये मान लो दूसरा वेक्टर है B, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अगर ये B वेक्टर दूसरा वेक्टर है ओरिजिन से, ठीक, तो ये B वेक्टर की A वेक्टर पे परछाई क्या आ रही है, मतलब ये चीज़ कितनी है, इसकी बात की जा रही है। प्रोजेक्शन क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब कोई वैल्यू, जैसे 15 हो गया, 10 हो गया, 2 हो गया, ऐसा कुछ, ठीक, वैल्यू आएगी, ठीक है, कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है ये चीज़ का, ठीक, ये चीज़। और इसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं। ये क्वेश्चन अभी नहीं होना चाहिए था, ठीक है, तो इसको बाद में कराएंगे, जब वहाँ आपको डॉट प्रोडक्ट समझाएंगे तब कराएंगे। एक और बात मैं बता दूं यहाँ पर, अगर आप लोगों को टीचमेंट पर लाइव क्लासेस लेनी है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग पर, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। DPPs और टेस्ट सीरीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल पर फाइंड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर, एंड अगर आपको चैनल ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से आपके लिए और भी वीडियोज़ आती रहेंगी, ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।